सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा परिष्कार परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सेकंड और ये है आरबीएससी बोर्ड का। देखिए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, तीनों में ही आता है और ये कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी प्रश्न पत्र की योजना की। ये हम पहले बात कर चुके हैं। साथ ही इसमें प्रश्नों के प्रकार जो रहेंगे ये भी हम पहले बता चुके हैं कि वस्तुनिष्ठ व रिक्त स्थान के 18 क्वेश्चन हैं, एक नंबर के। अति लघुत्तरात्मक 12 प्रश्न हैं, 1 मार्क्स का। इसमें भी लघुत्तरात्मक 13 आएंगे जो कि 2 नंबर के हैं। दीर्घ जो उत्तर वाले हैं वो आपके 4 प्रश्न हैं, 3 मार्क्स के। और साथ ही निबंधात्मक प्रश्न 3 हैं, वो भी हैं 4 मार्क्स के। अगर हम विषय वस्तु के अंक भार बात करें, ये भी आप देख लेंगे। और साथ ही इसका जो ब्लूप्रिंट है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं, इस पे भी आप ध्यान देंगे। और ये तो आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ना है कि आपके क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं पेपर करते वक्त। हम बात कर रहे हैं अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, जो पहला प्रश्न है आपका, आय की 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रभाव में संतुलन के लिए शर्त निम्न में से कौन सी है। देखिए भाई, आपके 2 सेक्टर इकोनॉमी यानी 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर, हम तीनों की बात करते हैं। और ज़्यादातर ये जो अगर ये मॉडल है किन्स के मॉडल में है, तो जब हम 4 क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और शेष विश्व, चारों चीज़ें आती है आपके। और ये सही जवाब है आपका ए। ओके, और ये इन तीनों में आपके आधा है। ये 3 सेक्टर इकोनॉमी का है, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का है। तो जब हम फर्स्ट इसका सही जवाब है। सेकंड क्वेश्चन है कि जिन वस्तुओं का प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है वो कहलाती हैं क्या। उत्पादन प्रक्रिया में जो वस्तुएं आ रही हैं वो आपकी पूंजीगत वस्तुएं हैं, टिकाऊ वस्तुएं हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं या प्राथमिक वस्तुएं। तो इसका सही जवाब है मध्यवर्ती वस्तुएं, जो कि आपके कई तरीके की ऐसी चीज़ होती है जो आपके तैयार जो उत्पादक वस्तुएं उनके बनाने में काम में आ रही हैं, उन्हें हमने कहा है मध्यवर्ती वस्तुएं। वह अर्थशास्त्र जिसमें किसी प्रकार का आयात निर्यात ना हो क्या कहलाती है। तो जहां आयात निर्यात नहीं है वो क्या है आपकी क्लोज इकोनॉमी। और जब आयात निर्यात होता है तो वो है आपकी ओपन इकोनॉमी। तो सही जवाब कहाँ है, संतुलित अर्थव्यवस्था, ये सही जवाब नहीं है। आदर्श अर्थव्यवस्था, ये भी नहीं है। और खुली अर्थव्यवस्था, ये भी नहीं है ओपन इकोनॉमी। तो सही जवाब है आपका बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, मुद्रा के आविष्कार ने विनिमय की किस प्रणाली को जन्म दिया। तो जब हम मनी की बात करते हैं तो यहाँ पर किस प्रणाली की बात होगी, आपकी आय व्यय प्रणाली, ये सही नहीं चाहिए है इसका। वस्तु विनिमय को बिल्कुल नहीं। और अगर हम बात करें क्रय विक्रय प्रणाली, यह इसका सही जवाब। और साहूकार प्रणाली भी इसका सही जवाब नहीं है। ओके, तो क्रय विक्रय आपका, जब मनी की हम बात करते हैं तो आपका एक्सचेंज है, क्रय विक्रय करना बहुत ही आसान हो जाता है। कुल आय का वह भाग जो उपभोग के बाद शेष बचता है, तो हम y बराबर क्या करते हैं, C+I या C+S। तो यहाँ पर है इसका बचत, वह भी नहीं होगा, निवेश नहीं, विनिमय नहीं। तो क्या है इसका जवाब, y बराबर हम बात करते हैं C+S कि जो उपभोग के बाद में बच रहा है वो क्या है आपके बचत। और बचत ही क्या होती है, निवेश के बराबर, S बराबर I। वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल उत्पादन को कहते हैं आपकी समग्र मांग नहीं, समग्र पूर्ति। तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स का है, सर्विसेज का है, वो क्या कहला रही है यहाँ पर, समग्र पूर्ति। ओके, सीमांत पूर्ति भी नहीं है, औसत मांग भी नहीं है। तो इसका सही जवाब है समग्र पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट है, सरकार के खर्च के स्तर और कर संग्रह के स्तर के संबंध में सरकार की नीति कहलाती है। जो सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, आय निर्धारण नीति, राजकोषीय नीति, पूंजीगत व्यय या नियोजित व्यय। तो ये जो गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी बनाई जा रही है वो है आपकी राजकोषीय नीति। ओके, और आरबीआई द्वारा बनाई जा रही है वो है मौद्रिक नीति। नेक्स्ट है, विदेशी विनिमय के पूर्ति वक्र की आकृति होती है। जब भी हम सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सप्लाई कर्व हमेशा आप यदि हम विनिमय प्रणाली में बात करेंगे तो डिमांड कर्व तो आपका ये रहेगा और सप्लाई कर्व पॉजिटिव स्लोप लिए हुआ होगा। तो सप्लाई कर्व आपका लंबवत नहीं रहेगा, क्षैतिज नहीं है, ऊपर की ओर ढालू तो ऊपर की ओर जा रहा है, इट मीन्स पॉजिटिव स्लोप। और नीचे की ओर ढालू, ये भी इसका जवाब नहीं है।
तो ऊपर की ओर ढालू, और अगर हम डिमांड की बात करेंगे तो वो नेगेटिव स्लोप लिए हुए होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? एकल अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, संतुलित अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें आपके दोनों साथ साथ पूंजीगत और आपके समाजवादी साथ साथ चल रही हैं ये, तो उसे हमने क्या कहा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस है, साथ ही निजी लोगों को भी पूरी तरीके से फ्री कर रखा है, मतलब दोनों बैलेंस किया हुआ है, तो उसे हमने क्या कहा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग आय में वृद्धि होने से, यहाँ निम्न स्तरीय वस्तुओं का मतलब है घटिया वस्तुएं। जब घटिया वस्तु, कई तरीके के एग्जाम्पल है, ये व्यक्ति की सोच पे निर्भर करता है वो किसको घटिया मान रहा है। जैसे हम वनस्पति घी की बात करते हैं तो वनस्पति घी घटिया वस्तु के अंतर्गत आती है। तो अगर आपकी आय में वृद्धि हो रही है तो आप क्या करेंगे? वनस्पति घी कम खाना शुरू कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो घटिया वस्तु की क्या स्थिति होगी? अगर आपकी सैलरी 10,000 से 20, 30, 40, आप 50,000 कमा रहे हैं तो आपके घर में वनस्पति घी कितना आएगा? आय बढ़ रही है तो इसकी वस्तुओं की मांग क्या होगी? आपकी नॉर्मल वस्तुओं की मांग क्या होती है? बढ़ती है, लेकिन घटिया वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। तो स्थिर रहती है, बढ़ती है, पहले बढ़ती है फिर स्थिर रहती है, या कम हो जाती है? तो यहाँ के सही जवाब है कम हो जाती है। जो निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं, सैलरी बढ़ने पर, आय बढ़ने पर उनकी मांग कम हो जाती है। जब उत्पादन शून्य हो जाता है तब कुल परिवर्तित लागत, ध्यान दें आप, जब उत्पादन शून्य हो जाता है ना, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, उत्पादन आपका शून्य है, हम कोस्ट की बात कर रहे हैं, आपके टोटल कोस्ट। टोटल कोस्ट हमने कहा 3 तरीके की कोस्ट, आप वैसे 2 है, उन दोनों का सम है टोटल। स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। अगर हम स्थिर लागत की बात करें तो इसका तो TFC ऐसे बन रहा है, और TVC है ये इस आकृति का बन रहा है, और जब इन दोनों का योग बात करते हैं तो दिस इज द TC। तो यहाँ बात कर रहा है परिवर्ती की, तो परिवर्ती आपके कौन सी है? ये तो प्रोडक्शन जब 0 तो ये भी क्या होगा? 0। ओके, तो बढ़ जाती है, स्थिर रहती है, कम हो जाती है, शून्य होती है। तो जब TVC क्या है? जब प्रोडक्शन 0 तो ये भी आपकी 0 है, तो शून्य होती है, ये शून्य हो जाती है। ठीक है। कीमत विभेद किस बाजार की विशेषता होती है? अब जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, कीमत अलग अलग, तो एकाधिकार में एकाधिकारी 2 अलग अलग बाजारों में अपनी वस्तु की कीमत अलग अलग रख सकता है। तो इस स्थिति में द्विआधिकार में नहीं है, ये पूर्ण प्रतियोगिता में भी नहीं, संतुलित बाजार में भी नहीं, एकाधिकार बाजार में। मोनोपोली की स्थिति में जो है, जो एकाधिकारी है वो 2 अलग अलग बाजारों में अपनी वस्तु की कीमत अलग अलग रखता है, तो एकाधिकार में है ये। नेक्स्ट हम फिलिंग द ब्लैंक्स की बात कर रहे हैं। आपके 6 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। पहला है, से आशय एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वर्ष में देश के अंदर तथा बाहर अर्जित आय के योग से है। तो हम ये किसकी बात कर रहे हैं? आप राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं। ओके, तो राष्ट्रीय आय की ये डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट है, करारोपण के 2 उद्देश्य राजस्व प्राप्ति तथा करना है। तो करारोपण टैक्स से हमारा क्या है? आपके एक तो इनकम हो रही गवर्नमेंट की, साथ ही आय का, अर्थव्यवस्था का नियमन या आय का समान वितरण। तो अर्थव्यवस्था को किस तरीके से उसको नियमन किया जाए, कैसे, तो वो क्या, कौन कर रहा है ये काम? करारोपण, टैक्सेशन। नेक्स्ट है, 2 देशों के मध्य आयात निर्यात का 1 वर्ष का लेखा जोखा है। आपके आयात निर्यात की अगर हम बात करें 1 वर्ष, 2 देशों के मध्य 1 वर्ष के अंदर, तो इस सिर्फ हम गुड्स की यदि बात कर रहे हैं तब तो हम व्यापार संतुलन की बात कर रहे हैं और कंप्लीट बात कर रहे हैं कि एक देश का पूरे शेष विश्व से जो भी लेखा जोखा है, आयात निर्यात, सेवाओं का, सभी तरीके का, तो वो आता है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो यहाँ अगर हम केवल वस्तुओं की बात कर रहे हैं, केवल आयात निर्यात की बात कर रहे हैं, देन ये है व्यापार संतुलन। ओके। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की 1 इकाई की अवसर लागत दूसरी वस्तु की छोड़ी अथवा त्यागी गई मात्रा के बराबर होती है। यहाँ हम करते रहे हैं बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, कि आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जो चीज़ छोड़े रहे हो वो उसकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत। तो यहाँ हो गया बराबर होती है। जब एक ही रेखा चित्र में भिन्न भिन्न संतोष स्तरों को प्रकट करने वाले 1 से अधिक अधिमान वक्र होते हैं तो ऐसा रेखा चित्र क्या कहलाता है? अधिमान मानचित्र। ओके, तो ये यहाँ पर पूरा ये मानचित्र है, मैप है, जिसके अंदर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स को शो किया जाता है।
ठीक है, अलग अलग अधिमान वक्र या तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र को दर्शाने वाला जो वक्र है उसे हम कह रहे हैं अधिमान मानचित्र। में कुल उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि सभी साधनों की आनुपातिक वृद्धि की तुलना में कम होती है। अगर हम बात कर रहे हैं कुल उत्पादन में जो वृद्धि है सभी साधन, अब देखो एक तो बात कर रहे हैं सभी साधन, इट मीन्स यहाँ पर आपके एक से अधिक साधन है, यानी ये दीर्घकाल की बात की जा रही है। दीर्घकाल में आपके एक से अधिक साधन होते हैं और फिर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। अब जब हम दीर्घकाल की बात कर रहे हैं तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन को बोलते हैं हम पैमाने के प्रतिफल। ओके, अब पैमाने के प्रतिफल 3 है, वर्धमान प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटते प्रतिफल। तो यहाँ जब ये कह रहा है कि कुल उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि है वो सभी साधनों के आनुपातिक वृद्धि की तुलना में कम है। आपने लेबर और कैपिटल बढ़ा दिए डबल और आपका प्रोडक्शन डबल से कम हुआ। ओके, सपोज आपने 2 लाख आपने पूंजी लगाई थी, 2 मजदूर काम कर रहे थे, शुरुआत में आपके उत्पादन हो रहा था 200, आपने दोनों को 4-4 कर दिया। अब 200 की जगह अब यदि आपका 400 होता तो वो पैमाने के स्थिर प्रतिफल थे, 600 होता तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल थे, और 300 ही हुआ है, 200 से आपके बढ़ के हुआ है केवल 300, तो वो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल है। तो यहाँ बात कर रहे हैं ह्रासमान प्रतिफल या घटते प्रतिफल की। क्लियर है? दीर्घकालीन प्रोडक्शन फंक्शन है और उसमें हम बात कर रहे हैं आपके घटते प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल की। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है वो है आपको 1 मार्क्स के हैं और 10 से 20 शब्दों में इसका जवाब देना है। पहला प्रश्न है संप्राप्ति मतलब रेवेन्यू से क्या तात्पर्य है। रेवेन्यू, आपने अपना कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, आपने उसको बेचा और बेचने से जो आपको आय हो रही है वही क्या होता है आपका रेवेन्यू, या आप जिसे हम आगम भी कहते हैं। उत्पादक द्वारा निर्गत यानी आउटपुट के बाजार में बेचने से प्राप्त जो मुद्रा प्राप्त हो रही है, जो भी प्रोडक्शन किया उसको बेचने से जो पैसा मिल रहा है आपको, उसे हम क्या कह रहे हैं आगम या संप्राप्ति। सेकंड है घरेलू कारक आय राष्ट्रीय आय से कब अधिक होती है। यहाँ 2 कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं आपके, एक तो डोमेस्टिक इनकम घरेलू आय, एक आपके जो विदेशों से अर्जित आय या शेष विश्व से जो अर्जित आय है, दोनों यानी आपके एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, राष्ट्रीय आय को हम कह रहे हैं एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो इनमें हम कह रहे हैं कि जो घरेलू कारक आय, जो आपके डोमेस्टिक इनकम है, वो राष्ट्रीय आय से कब अधिक होती है। आपने शेष विश्व से जो भी आपका निर्यात आयात हो रहा है, सपोज ये वाली चीज जो शेष विश्व से आए आपके ऋणात्मक हो जाए, आप आयात ज्यादा कर रहे हैं, आप निर्यात कम कर रहे हैं, ठीक है, आपका निर्यात तो कम है और आयात ज़्यादा कर रहे हैं, आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है विदेशों से सामान लेने में। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका विदेशों से अर्जित आय है शेष विश्व से, जिसे कि हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, वो यदि आपकी कम है या नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में आपकी डोमेस्टिक इनकम अधिक होगी। ओके, जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय ऋणात्मक होती है तो ऐसी स्थिति में आपकी घरेलू आय अधिक होगी। सांकेतिक रूप में मुद्रा की मांग को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। मुद्रा की मांग, यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं मुद्रा की मांग और पूर्ति की, तो ये आपका जो फिशर का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है, जिसमें हम मुद्रा की मांग को आप एक तो है पीटी बराबर एमवी, पीटी बराबर एमवी, तो जो पीटी है वो मुद्रा की मांग है और एमवी है मुद्रा की पूर्ति है। पी का मतलब कीमत स्तर और टी का मतलब आपके सोदों की संख्या। तो यहाँ जो मुद्रा की मांग है वो यही कह रहा है वो कि डिमांड है आपकी पी इंटू टी, ये मनी की डिमांड है फिशर के उसमें मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में, और एमवी ये मुद्रा की पूर्ति है। तो पी इंटू टी क्या है आपकी मुद्रा की मांग, कीमत स्तर और विनिमय में कुल सोदों की मात्रा, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वही टी है यहाँ पर। यदि एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.6 है तो गुणक का मान ज्ञात कीजिए। गुणक का सूत्र क्या है 1/1 - b। ओके, तो आपके गुणक का जो सूत्र है इसे b बोले, एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, आपने यहाँ इसका मान रख दिया 0.6, 1 में से 0.6 गया तो 0.4 और 0.4 यहाँ हमने हटाया, यहाँ 10 हुआ, इसके डिवीजन किया तो 2.5, ठीक है। तो यह 2.5 क्या आ गया मल्टीप्लायर। अगर आपको इससे भी आगे कुछ दे रखा हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुणक का दूसरा सूत्र है डेल वाई अपॉन डेल आई, और यदि बता दिया कि निवेश इतना है तो आय में कितनी परिवर्तन होगा, और ऐसी स्थिति में सपोज मल्टीप्लायर भी दे दिया 2.5 और आपको आई दे रखा है, जो निवेश है वो बता दिया कि 1 करोड़ का है।
अब आपने 2.5 को इस 1 करोड़ से मल्टीप्लाई किया तो आपके यहाँ आय में जो परिवर्तन है वो आ जाएगा। तो आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि गुणक है डेल वाई अपॉन डेल आई और 1/1 माइनस बी या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले 2 तत्व लिखिए। तो देखो भाई, उपभोग व्यय, वैसे उपभोग का हम बात करते हैं C बराबर A प्लस बी वाई है, तो मेन जो उपभोग है एक आय पर तो निर्भर करता ही है। आपका उपभोग, यदि आपकी आय बढ़ रही है तो उपभोग भी बढ़ रहा है, और साथ ही कीमत स्तर, प्राइस लेवल पे उपभोग डिपेंड करता है। तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, मौद्रिक आय और कीमत स्तर, ये दोनों बहुत मुख्य कारक हैं उपभोग को प्रभावित करने वाले। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर आपके एक साथ में ये भी है, सकल प्राथमिक घाटा ज्ञात करने का सूत्र बताइए। अब देखो भाई, प्राथमिक घाटा, सकल प्राथमिक घाटा, अगर हमारा राजकोषीय घाटा हमें मालूम है, राजकोषीय घाटे में से हम जो आपके निवल ब्याज दायित्व है, आपके जो ब्याज वगैरह चुकाने के बाद में जो बच रहा है वो है आपका सकल प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो घाटे आपके कई तरीके के हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। तो आपको प्राथमिक घाटे का क्या ध्यान रखना है कि राजकोषीय घाटे में से यदि आपने निवल ब्याज के दायित्व चुका दिए तो जो बच रहा है वो है आपका प्राथमिक घाटा। इट मीन्स हमें ये भी पता चलता है कि राजकोषीय से घाटे से कम होगा आपका प्राथमिक घाटा। खुली अर्थव्यवस्था से किस प्रकार के कथनों का विकास होता है? तो देखो, खुली अर्थव्यवस्था से, ओपन इकोनॉमी की हम जब बात कर रहे हैं, ओपन इकोनॉमी में क्या है, जिसमें आपका शेष विश्व से जो भी निर्यात आयात है वो सब कुछ शामिल है। तो किन कथनों का विकास होता है? वस्तुओं का चयन, परिसंपत्तियों का चयन, उत्पादन व रोजगार का चयन। ओके, वह वक्र क्या कहलाता है जिसके विभिन्न बिंदु 2 वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाते हैं जिन पर समान संतुष्टि मिलती है? ध्यान से देखो, हम कौन से कर्व की बात कर रहे हैं? 2 वस्तुओं के संयोग बता रहा है और जिसपे क्या मिल रहा है? समान संतुष्टि। तो समान संतुष्टि वाला वक्र कौन सा होता है भाई? आपके अधिमान वक्र, जिसे हम, दूसरा नाम है उसका उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र। तो इसे हम किसी भी नाम से दिखा सकते हैं, और आपको ये ध्यान भी होगा ये कर्व कैसा बनता है। यहाँ ये x वस्तु है, कुछ भी ले सकते हैं, और ये y वस्तु है, और इन दोनों के विभिन्न संयोगों को बता रहा है जिस पर उपभोक्ता को क्या मिल रही है? समान संतुष्टि। ओके, ध्यान रखना है ये। और यही हम यदि इसमें प्रोडक्शन की बात कर देते कि उत्पादन में 2 साधनों के संयोगों को बताने वाला वक्र क्या होता है? उसे कहते हैं हम सम उत्पत्ति वक्र, जिसपे समान उत्पादन, 100 है तो वो समान उत्पादन। तो जब हम प्रोडक्शन में बात कर रहे हैं तो वो सम उत्पत्ति वक्र है, और हम कंजम्पशन में या उपभोग में बात कर रहे हैं तो वो इंडिफरेंस कर्व है या अधिमान वक्र है। ओके, नेक्स्ट है आपके, किन्हीं 2 स्थानापन्न वस्तु, 2 पूरक वस्तु व एक निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ का नाम बताइए। यदि हम स्थानापन्न की बात करते हैं तो इसका मतलब है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु। पूरक की बात करते हैं तो जो हमारे साथ साथ प्रयोग में ली जाने वाली वस्तुएं हैं, और जब हम निम्न स्तरीय, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वनस्पति घी और आपके मोटा अनाज, ये सब माना जाता है निम्न स्तरीय में। तो देखिए, सबसे पहले मैंने स्थानापन्न की बात करी, तो जो एक के स्थान पर दूसरी है वो है चाय व कॉफ़ी। चाय की जगह आप कॉफ़ी को यूज़ में ले सकते हैं। पूरक की बात कही तो शाही व पेन है, पेट्रोल व कार है, जो साथ साथ प्रयोग में ली जाती है। निम्न स्तरीय, यहाँ मोटा अनाज लिखा हुआ है, साथ ही आप वनस्पति घी को भी लिख सकते हैं। वनस्पति घी आपका निम्न स्तरीय वस्तु के अंतर्गत शामिल होता है। जब कुल उत्पाद घटती हुई दर से बढ़ता है, क्या चीज़ है? टोटल प्रोडक्शन। तो सीमांत उत्पाद का क्या होता है? इसे हम कर्व से समझेंगे। यदि हम इसमें ध्यान दें तो देखो भाई, यहाँ पर हम लेबर ले रहे हैं, हमारे जो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ टीपी और एमपी हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो टीपी और एमपी शुरुआत में ये इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो 2 स्थितियाँ हैं। पहले ये बढ़ रहा है बढ़ती हुई दर से, फिर बढ़ रहा है घटती हुई दर से, और फिर ये अधिकतम और फिर कम हो रहा है। ये 4 स्थितियाँ आ रही है इसमें। तो शुरुआत में जब ये बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है पहले में, तब तो आपका एमपी बढ़ेगा। जब टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो एमपी बढ़ता है, और बढ़ने के बाद में एक स्थिति आई, यहाँ एमपी अधिकतम हो गया।
जब टीपी घटती हुई दर से बढ़ रहा है तो एमपी घटने लगता है, और जब टीपी मैक्सिमम हो गया है तो एमपी आपके शून्य और देन ऋणात्मक। तो जब ये कह रहा है जब कुल उत्पाद घटती हुई दर से, इट मीन्स ये इसके बाद वाली स्थिति है। जब घटती हुई दर से बढ़ रहा है तो एमपी क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है तो धनात्मक लेकिन घट रहा है। तो हम यहाँ सीमांत उत्पाद भी घटता है पर यह धनात्मक रहता है। ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन है तो ये घट रहा है लेकिन धनात्मक है। ओके तो कर्व से ये चीज़ एक्सप्लेन हो गई आपके। नेक्स्ट है पैमाने के घटते प्रतिफल के, पैमाने के प्रतिफल के प्रकार बताइए। तो अभी जस्ट मैंने बताया था 3 प्रकार हैं, वर्धमान प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटते प्रतिफल, जिसे कि हम ह्रासमान भी कहते हैं। स्थिर पैमाने के, वर्धमान पैमाने के और ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल 3 प्रकार हैं। और ये कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉन्ग टर्म का उत्पादन की हम बात कर रहे हैं। यदि सीमांत लागत MC औसत लागत से अधिक है, MC AC से अधिक है तो AC का पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे भी हम कर्व से देखते हैं। जब हम AC और MC, देखो भाई ये क्वेश्चन भी आपके आता है, यहाँ प्रोडक्शन की बात है, Q की बात कर रहे हैं, यहाँ आपके जब हम लागत की बात कर रहे हैं तो यहाँ आप लागतें ही लिख देंगे। ठीक है पहले हम बनाएंगे AC कर्व, ये AC है, और MC कर्व इसके न्यूनतम पे कट करते हुए ऊपर जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये इनका रिलेशन, ये भी आपको 3 इसमें रिलेशन है। जब AC घटता है तो MC तेजी से घटता है और इसके नीचे कम होगा। जब AC न्यूनतम है तो MC इसके बराबर है और काट रहा है, और जब AC बढ़ रहा है तो MC उससे तीव्र गति से बढ़ रहा है और उसके ऊपर है। ये 3 रिलेशन है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, यदि सीमांत लागत औसत लागत से अधिक है, इट मीन्स हम ये वाली बात कर रहे हैं, तो AC पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें AC न्यूनतम से अधिक यानी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, कम निम्नतर हुआ उसके बाद में लगातार ऊपर बढ़ रहा है। इस स्थिति में AC न्यूनतम होने के बाद बढ़ने लगता है। ओके क्लियर है। नेक्स्ट है फिर ये आपके सेक्शन B है, जिसमें आपके क्वेश्चन है 30 to 40 शब्दों में इसके देने हैं जवाब। अब इसे ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। अब आपके क्या क्या दे रखा है, प्रचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस जो कि आपके 200 करोड़ है, मजदूरी तथा वेतन 700 करोड़ है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय NF नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA, और कर्मचारियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना में, ये इसे अंशदान भी कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा अंशदान। ओके ये है 100 करोड़। अब ऐसी स्थिति में आपको निकालनी है नेशनल इनकम। तो ये आपके राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की आय विधि के अंतर्गत है। आय विधि में हमारे जितना भी आपको लगान, ब्याज, मजदूरी, इन सब को ऐड करने के बाद जो निकल रही है वो आपके राष्ट्रीय आय है। तो यहाँ ये ऑपरेटिंग सरप्लस जिसके अंदर आपके शेष, जैसे आपकी खुद की संपत्ति है, आप उस संपत्ति को शाम को किराए पे दे रहे हो या दिन में किराए पे दे रहे हो, आपके किराए पे चल रही है वो, तो ये प्रचालन अधिशेष के अंतर्गत आ रहा है। मजदूरी जो सैलरी वगैरह दी जा रही है, तो ये इन दोनों को तो हम ऐड करेंगे। साथ ही विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसके अंदर ये भी ऐड होगी, लेकिन यदि वो ऋणात्मक है तो वो माइनस हो रही है। ठीक है ये भी ऐड होती है। तो इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे। ये आपके व्यक्तिगत आय में शामिल होता है, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में 200 + 700 900, और ये जो -10 है, माइनस है मतलब हमारा निर्यात की तुलना में आयात अधिक है, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। ओके तो ये हमारा 900 है और ये -10 है, तो यहाँ आपके 890 करोड़ आ रहा है आपके राष्ट्रीय आय। ठीक है। विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व बताइए। विनिमय मतलब आपकी एक्सचेंज, और उसमें मुद्रा का बहुत महत्व है। तो विनिमय के क्षेत्र में क्या क्या महत्व है देखिए। मुद्रा ने वस्तु विनिमय के दोषों को समाप्त करके विनिमय को सरल बना दिया है। आप एक वस्तु विनिमय प्रणाली से करेंगे तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपके पास एक गाय है और उधर आपको सब्जी लेनी है, कैसे पॉसिबल है। तो इसके जो दोष थे उनको समाप्त करके आपको ईजी बनाया एक्सचेंज को। मुद्रा में वस्तुएं व सेवाओं का भुगतान करना सुविधाजनक व सरल हो गया है। मुद्रा के आविष्कार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग में भी वृद्धि हुई है, और साथ ही आर्थिक क्षेत्र में साख मुद्रा का विशेष महत्व है, जबकि साख का निर्माण मुद्रा पर ही आधारित है। आप जो क्रेडिट क्रिएशन है वो बहुत ज़्यादा आपका विकास उसी पे डिपेंड करता है। आप कितना लोन मिल रहा है, आप कुछ
कुछ कहीं इंडस्ट्रियल चालू करना चाह रहे हैं, आपको लोन प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, और वो भी किस पे आधारित है, मुद्रा पर। तो ये सारे मुद्रा के महत्व हैं, ठीक है। बचत प्रवृत्ति की अवधारणाओं को समझाइए। आप सेविंग कैसे, बचत प्रवृत्ति क्या है और किस पे निर्भर कर रही है। तो देखो भाई, कुल आय में उपभोग के बाद जो बच रहा है वो क्या है, आपकी बचत प्रवृत्ति कि आय उपभोग कर लिया उसके बाद जो बच रहा है, और आय और बचत के बीच के जो संबंध को बचत प्रवृत्ति या बचत फलन कहते हैं, ठीक है। और बचत आय पर ही निर्भर कर रहा है, आपकी आय बढ़ती जा रही है तो आपकी बचत भी बढ़ रही है, ठीक है। अब अगर हम कंजम्पशन से इसके देखें तो कंजम्पशन तो A + BY है, और जब हम इसका डिफरेंस देखें, ध्यान से देखिएगा, यदि हमने यहाँ पर आपके आय ले रहे हैं और यहाँ पर हमने बचत की प्रवृत्ति और उपभोग की प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, ये समग्र पूर्ति वक्र है, ये आपके कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है, C है, C = A + BY। अब इन दोनों का जो बीच का जो गैप है वो ही आपकी बचत है। शुरुआत में यदि हम बात करें, यहाँ से स्टार्ट करें, तो यहाँ आपके जब आय जीरो थी तब भी आप इतना उपभोग कर रहे हो, इसका मतलब आपने पुरानी स्थिति से लिया है आपके, इसलिए बचत फलन आपके नेगेटिव से चालू हो जाता है। ये पूरा का पूरा क्या बता रहा है कि आय की तुलना में उपभोग ज्यादा है, और इस पॉइंट सामने के बाद वाला पोर्शन जब उपभोग तो कम और आपकी आय बढ़ती जा रही है, तो ये गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये क्या है, बचत, ठीक है। तो बचत की स्थिति की अगर हम बात करें तो बचत का क्या है कॉन्सेप्ट कि आय जैसे जैसे बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके बचत की भी प्रवृत्ति बढ़ती है। आय के घटने पर बचत भी घटती है, लेकिन बचत में वृद्धि की दर सामान्यतः आय में वृद्धि की दर से अधिक है। तो जिस तुलना में मतलब आय जैसे जैसे बढ़ रही है आपकी बचत अधिक बढ़ती जाती है, ये है आपका बचत फलन, ठीक है। और क्या चालू पूंजीगत घाटा खतरे का संकेत होता है, व्याख्या कीजिए। आपके देखो भाई, घाटे, अगर हम एक राजस्व घाटे की बात कर रहे हैं, चालू घाटे की बात कर रहे हैं, और एक आपके पूंजीगत घाटे की बात करते हैं, दो घाटे, पूंजीगत घाटा, चालू घाटा। तो ऐसी स्थिति में एक खतरे का संकेत कब है, तो देखो जब किसी देश में बचत में कमी हो जाए, बचत में कमी है और निवेश में वृद्धि है, ये स्थिति बुरी नहीं कही जाएगी, ये अच्छी स्थिति है कि आपके बचत की तुलना में निवेश बढ़ रहा है, उस स्थिति के अंदर चालू पूंजीगत घाटा बढ़ता है। अब दीर्घकालीन अगर हम टाइम की बात करें कि देश के लिए खतरे का संकेत कब होगा, जब इस घाटे से बचत कम है तथा बजटीय घाटा अधिक हो रहा है। पूरी जो आपका बजट है जिसमें आपके राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय दोनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपका अधिक हो रहा है, लेकिन यदि इस घाटे में निवेश में वृद्धि प्रतिबिंबित होती है तो ये घाटा खतरे का संकेत नहीं माना जाता। यदि आपका घाटा है, और ये देखो भाई, हमको विकास करना है तो घाटों को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि विकास कब होगा, जब आपका निवेश बढ़ेगा। जितना निवेश बढ़ेगा तभी हम विकास के, और हम अभी विकासशील देश की स्थिति में, और विकसित देश की स्थिति में आने के लिए हमें निवेश बढ़ाना पड़ेगा, और जब भी हम निवेश लगातार बढ़ा रहे हैं तो ये घाटे भी बढ़ेंगे और इन्हें हमें सहन करना होगा। तो खतरे के संकेत तो हम जब कह सकते हैं इसको कि आपका घाटा भी बढ़ रहा है और निवेश भी नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, और सारा कंजम्पशन या उपभोग पे ही खर्च हो रहा है, तब ये एक खतरे का संकेत हो सकता है। लेकिन यदि निवेश बढ़ाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में ये खतरे का संकेत नहीं है। स्टेरिस पैरिबस से क्या आशय है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अन्य बातें समान। जब हम किसी एक कारक विशेष के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम अन्य सभी कारकों के मूल्यों को स्थिर रखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र में यदि हम कोई भी सिद्धांत पढ़ते हैं तो एक आपकी मान्यता होती है अन्य बातें समान, और वो अन्य बातें समान वाली मान्यता है वही आपके है स्टेरिस पैरिबस, ठीक है। तो डायरेक्ट इसी नाम से क्वेश्चन आ जाता है, और वो किसको इंडिकेट करता है, अन्य बातें समान रहे, ठीक है। इसी को स्टेरिस पैरिबस कहते हैं, और इसका शाब्दिक है अन्य बातें समान। क्लियर है कि क्या बताया मैंने, अर्थशास्त्र में कोई भी सिद्धांत जिसके अंतर्गत हम क्या मान के चल रहे हैं कि कुछ मान्यताएं लेते हैं, और उन मान्यता में पहली मान्यता यह है कि जब दो चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं तो और चीज़ों को हम स्थिर मान के चल रहे हैं, अन्य बातें समान। सरकारी बजट से क्या आशय है, यह कितने प्रकार का है, ठीक है। तो देखो, एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो मद हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, उनके अनुसार अनुमानित प्राप्तियां व व्ययों को दिखाया जाता है, ठीक है। जितना भी इकोनॉमी में इनकम हो रही है वो आय, और जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो व्यय। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को संघीय बजट कहते हैं, और इसके
मुख्य दो प्रकार हैं, एक आपका राजस्व बचत और एक पूंजीगत बचत। व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। देखें, इसको ध्यान से समझें। हम जब व्यष्टि एक इकाई, एक इंडिविजुअल की बात करते हैं और समष्टि पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जब हम व्यष्टि की बात कर रहे हैं, एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करेंगे, तभी हम समष्टि की बात करेंगे। और ये दोनों जरूरी हैं। अर्थशास्त्र में किसी भी चीज़ को जानने के लिए व्यष्टि की भी आवश्यकता पड़ती है और समष्टि की भी आवश्यकता पड़ती है। तो जब दोनों की आवश्यकता है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि किसी फर्म, आप किसी भी फर्म की बात करें, एक व्यक्ति की बात करें, कच्चा माल या मशीन आदि खरीदते समय उसकी कीमत संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उसकी मांग पर निर्भर करती है। कि उदाहरण की सहायता से समझाया जा रहा है, यदि आपकी फर्म चल रही है, तो यदि आप कोई कच्चा सामान खरीद रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, तो आपके खुद के अकेले के डिसीजन पे नहीं है ये, आप पूरी इकोनॉमी में ये क्या चीज़ चल रही है। किसी वस्तु की कीमत पूरी इकोनॉमी तय कर रही है, आप खुद तय नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज वर्तमान में कोई भी मोनोपोली बहुत ही कम है, या तो पूर्ण प्रतियोगिता है या अपूर्ण प्रतियोगिता है। तो कंपूर्ण जो आपके एक पूरी इकोनॉमी या संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, वही इसकी डिमांड को तय कर रही है। इसके अलावा अर्थशास्त्र की सामान्य प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले सिद्धांतों का ज्ञान जरूरी है। तो आपको व्यक्तिगत इकाई का ज्ञान भी जरूरी है और साथ ही आपको संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान भी जरूरी है। और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों साथ साथ ही पैरेलल काम करते हैं, इसीलिए हमने इन्हें क्या कहा है? पूरक। नेक्स्ट है अधिमान वक्र किसे कहते हैं? कोई 4 विशेषताएं बताइए। अभी हमने इसकी रिसेंटली बात की थी। और अधिमान वक्र क्या है? 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताने वाला वक्र, जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को क्या मिल रही है? समान संतुष्टि। ठीक है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? आप साथ में कर्व भी बना सकते हैं इसका। यहाँ आप x वस्तु लिख देंगे और ये y वस्तु, और ये हो गया आपका इंडिफरेंस का। पहली विशेषता, इसका ढाल क्या है? ऋणात्मक। ठीक है। दूसरी विशेषता, मूल बिंदु के उन्नतोदर, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तीसरी विशेषता, कभी भी ये किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा, किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। और 2 उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, नहीं काटेंगे। ठीक है। इसके अलावा भी कई है, ऋणात्मक, उन्नतोदर, अधिक और जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर उतनी अधिक संतुष्टि को व्यक्त कर रहा है, एक दूसरे को नहीं काट सकते। ये इनकी विशेषताएं, साथ में आप एक कर्व भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत अवसर लागत में वृद्धि के क्या कारण होते हैं? देखिए भाई, अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत आपको क्या बताती है? यहाँ यदि x वस्तु, ये y वस्तु, ये है आपके अवसर लागत वक्र। ये तीनों तरीके का, ये तो इस पे इसका ढाल डिपेंड करता है कि आप एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु कितनी त्यागने को तैयार हैं। तो जैसे ही उत्पादन के साधन का प्रयोग अधिक इकाइयों के उत्पादन हेतु किया जाता है, वैसे ही उत्पादन करने वाले साधन की उत्पादकता घटती जाती है। अतः हमें एक वस्तु के प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने हेतु दूसरी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयाँ त्याग करनी पड़ रही है। तो ये आप यहाँ यही बात कर रहा है, ये आपके कॉनकेव टू ओरिजिन, नतोदर वक्र की ही बात कर रहा है। सपोज आप इस बिंदु पर हैं, ए पर हैं, और ए से आप बी पर देखें भाई, आप लगातार इसमें यही मान के चलें, ये 1 है, 2, 3, 4 और यहाँ 5 की बात करें। ओके। तो जब आप 1 इकाई उत्पादन कर रहे थे यहाँ पर और आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अब 2 इकाई उत्पादन करने के लिए जो आप त्याग रहे हैं, ठीक है, ये डेल वाई है जो आप वस्तु त्याग रहे हैं एक अतिरिक्त एक्स के लिए। एक अतिरिक्त एक्स को प्राप्त करने के लिए जो वाई का त्यागा गया भाग है, वही इसकी अवसर लागत है। शुरुआत में आप इतना त्याग कर रहे हो, नेक्स्ट वाले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो आपका त्याग थोड़ा कंपैरेटिवली बढ़ रहा है, और अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो आपका कंपैरेटिवली और बढ़ रहा है। तो ये डेल वाई लगातार बढ़ रहा है, और ये बढ़ती हुई अवसर लागत की बात, मतलब आप एक अतिरिक्त एक्स को प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, इसीलिए इसकी लागत में वृद्धि हो रही है। इसी को एक्सप्लेन किया है ये। निम्नलिखित तालिका श्रम की कुल उत्पादन अनुसूची देती है। आपको बता रहा है टीपी, टोटल प्रोडक्शन, उसके श्रम का औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद अनुसूची निकालिए। आपको टेबल में 2 एक्स्ट्रा चीज़ें निकालनी है। क्या क्या निकालनी है? औसत उत्पाद, एपी निकालना है और एमपी निकालना है। एपी और एमपी दोनों के आपके फॉर्मूले मालूम होंगे, हम देखिए निकालें इसे। ये टीपी है। एपी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? औसत उत्पाद निकालने के लिए जो कुल उत्पाद में श्रम की इकाइयों का भाग दोगे तो वो औसत उत्पाद आ जाएगा,
और सीमांत उत्पाद निकालने के लिए एमपी का क्या सूत्र है, हम दोनों की बात कर लेते हैं। एपी बराबर टीपी अपॉन ये श्रम दे रखा है एल, वहीं एमपी बराबर आपके डेल्टा टीपी अपॉन डेल एल। ओके, यहाँ पर आपके परिवर्तन की बात की जा रही है। सीमांत उत्पादन में तो परिवर्तन, एक अतिरिक्त यदि आप एक्स्ट्रा लेबर रख रहे हो तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो है एमपी, और एवरेज निकाल रहे हैं वो एपी। जब यहाँ शुरुआत में जब श्रम ही नहीं था, उत्पादन भी जीरो था, तो वहाँ सीमांत उत्पाद भी कुछ नहीं होगा। जब आपने एक मजदूर रखा और आपका कुल उत्पादन 15 है, तो औसत 15 में 1 का भाग दिया, 15 ही आएगा, और 15 जीरो माइनस किया तो वहाँ भी 15 ही आया। सेकंड, जब आपने लेबर रख लिया, आपका टोटल प्रोडक्शन 35 हो गया। अगर हम औसत निकालेंगे तो 35 में 2 का भाग दिया, 17.5 आया, और 35 माइनस 15 किया तो आपके 20 आ रहा है, और 2 में से 1 का भाग दिया तो आपने 20 अपॉन 1 तो आपके 20 आएगा। तो यहाँ सीमांत उत्पादन 20 है। नेक्स्ट, जब 3 मजदूर रखे तो 50 इकाई उत्पादन हो रहा है। अब 50 में 3 का भाग दिया तो 16.67 आ रहा है, और 50 माइनस 35, 50 माइनस जब 35 कर रहे हो तो आपके 15, और 3 में से 2 गया तो 1, तो यहाँ आपके 15 आया। नेक्स्ट, आपने जब 4 मजदूर रखे, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन की बात है, 4 मजदूर रखे तो थोड़ा उत्पादन कम हो रहा है आपका, तो ऐसी स्थिति में ये है आपके, जब आपने औसत निकाला 40.4 किया तो 10, और सीमांत कितना है आपका -10। ओके, 40 माइनस 50 तो -10। इस तरीके की टेबल्स भी आपकी आती हैं। नेक्स्ट है, एक फर्म के द्वारा दीर्घकाल में लाभ अधिकतमकरण की प्रमुख शर्तें बताइए। देखो भाई, फर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात की जा रही है, और दीर्घकाल में लाभ अधिकतमकरण की, कब उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मेन जो इसकी कंडीशन है वो एमआर बराबर एमसी रहती है, कि साम्य की जो स्थिति है। अब दीर्घकाल की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्रमुख शर्तें कौन कौन सी हैं, देखो। सबसे पहले तो बाजार कीमत दीर्घकालीन सीमांत लागत के बराबर हो। अगर हम कर्व से ही बात कर लें इसकी, तो आपके लॉन्ग टर्म में AR MR तो यही है। ओके, AC आपका यही रहता है हमेशा, MC इसके न्यूनतम बिंदु को काटते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति के अंदर आपके यहाँ पर जो फर्म की, यहाँ पर वो Q है आपके, और यहाँ आप कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बात कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखो, इस बिंदु की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर P यानी AR आपके किसके बराबर है, AR आपके MC के बराबर है, MC बराबर, तो इस स्थिति में AR बराबर MR बराबर MC, तीनों चीजें बराबर है। दीर्घकालीन सीमांत लागत हासमान्य, और लागत सीमांत लागत गिर नहीं रही आपकी, अब ये उठ रही है सीमांत लागत, और जो कीमत है AR है वो दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर और आपके इससे अधिक भी हो सकती है। तो ये वाली स्थिति इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन कंडीशन रहती है AR बराबर MR बराबर MC दीर्घकाल में। और अगर हम ये बात कर रहे हैं तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और अगर हम साथ में मोनोपोलिस्टिक मार्केट की यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता की भी बात करें, तो उस वाली कंडीशन में भी आपके AR कर्व, MR कर्व, और यहाँ हम बात करें AC कर्व, और MC इसके न्यूनतम पे कट करते हुए ऊपर जा रहा है। तो मोनोपोलिस्टिक की भी बात करेंगे हम, तो उस स्थिति में भी इसी तरीके की कंडीशन बनेगी। लेकिन मोनोपोली के अंदर हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि मोनोपोली के अंदर जो उत्पादक है उसका उद्देश्य होता है लाभ अधिकतम करना, खुद का लाभ। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर ये स्थिति नहीं रहती, बहुत सारी फर्में आ जाती हैं, तो सभी फर्मों को क्या मिलेगा, केवल सामान्य लाभ। ठीक है, नेक्स्ट है, पूर्ति की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है। मांग की कीमत लोच होती है, वैसे ही पूर्ति की कीमत लोच है। और जब भी हम लोच की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से पूर्ति में कितना आनुपातिक परिवर्तन है। ओके, तो डेफिनेशन देख लें, आप चाहें तो आप सूत्र भी लिख सकते हैं, इसका इसी फॉर्मेट में होगा। पूर्ति की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को व्यक्त करती है। एग्जैक्टली इसी चीज को आप सूत्र में लिख सकते हैं। सूत्र में आपके नीचे आएगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ऊपर आएगा सप्लाई में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से किसी भी वस्तु की पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन को पूर्ति की लोच कहते हैं।
किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण पूर्ति में आने वाले परिवर्तन का माप है। आप इतनी डेफिनेशन लिखें, फिर आप सूत्र लिख दें, और सूत्र में क्या लिखेंगे, ऊपर किसी वस्तु की पूर्ति में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, और नीचे लिखेंगे किसी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, और प्रतिशत की जगह आनुपातिक भी लिख सकते हैं। ये इसका सूत्र हो जाएगा। अपूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अपूर्ण प्रतियोगिता, जिसका भी मैंने बताया, आप इसे एकाधिकारी प्रतियोगिता भी कहते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में देखो, एक तो पूर्ण प्रतियोगिता है, एक एकाधिकार है। इन दोनों की जो बीच की स्थिति है वो है अपूर्ण प्रतियोगिता, और ज़्यादातर हमारे रियल लाइफ में ये अपूर्ण प्रतियोगिता ही पाई जाती है। ठीक है, तो अपूर्ण प्रतियोगिता में बहुत से क्रेता विक्रेता तो हैं, और इसमें भी आपकी 3 स्थितियाँ हैं। आपके अल्पाधिकार भी हो सकता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता भी हो सकती है, द्विअधिकार भी हो सकता है। तो इसमें वस्तु में विभेद है। मेन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सारे विक्रेता और एक वस्तु है लेकिन उसमें विभेद है, उसको बेच रहे हैं। आप दिमाग में एग्जाम्पल रखें, साबुन है, परफ्यूम है, आप जो भी चीज़ देख रहे हैं, पेन है, पेंसिल है, अब बहुत सारे जने हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी में अंतर हो सकता है, उनकी पैकिंग में अंतर हो सकता है, ठीक है, प्राइस में अंतर हो सकता है। तो मेन विशेषता इसकी ये है, क्रेता विक्रेता के मध्य स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का अभाव पाया जाता है। मतलब आप इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, आप अच्छी मार्केटिंग करो, अपनी चीज़ को बेचो, अतः विक्रेता वस्तु को प्रभावित कर सकता है। क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, बहुत सारी वस्तुएं हो रही हैं, और जिससे कीमत विभेद की स्थिति पैदा होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, अलग अलग, जैसे अगर हम साबुन की बात करें, कोई 10 का है, डव देखो 50-60 रुपये में है, अलग अलग साबुन अलग अलग रेंज है। दीर्घकाल में वस्तु का मूल्य सीमांत संप्राप्ति या सीमांत आगम के बराबर होता है। तो आप इसके अलावा भी आप ध्यान रख सकते हैं कि रियल लाइफ में यही मुख्य बाजार पाया जाता है, जिसमें जो विक्रेता है एक ही वस्तु को अलग अलग कीमत पे, विक्रेता अलग अलग कीमत पर बेच रहे हैं। इसमें विज्ञापन दिया जाता है वस्तु को बेचने के लिए, विज्ञापन की आपकी लागतें आएंगी इसमें बेचने की, ठीक है, और इसमें वस्तु में विभेद पाया जाता है, और स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं है। व्यक्ति या विक्रेता अपने अनुसार वस्तु को बेचता है, कोई कीमत कम करके बेचता है, कोई अच्छी क्वालिटी देकर बेचता है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी है, पूंजी खाता के घटकों का उल्लेख कीजिए। आपके 2 तरीके के जो खाते हैं, एक चालू खाता, एक पूंजी खाता। तो पूंजी खाते में मुख्यतः 3 चीज़ें आती हैं। तो देखो भाई, पूंजी खाते में एक विदेशी निवेश, एक निवेश की हम बात करें, इसको आप फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में भी बना सकते हैं कि आप 3 रखेंगे। पहला विदेशी निवेश है, सेकंड जो है आपके यहाँ ऋण है, और तीसरा बैंकिंग पूंजी। आप इस तरीके से यहाँ पूंजी खाता लिख के 3 फ्लो चार्ट में ये तीनों लिख लें, विदेशी निवेश, ऋण और आपके बैंकिंग पूंजी। अब इन तीनों में जो चीज़ें आ रही हैं उसकी भी अगर हम बात करें, तो सबसे पहले निवेश में आपके आ रहा है, इसमें विदेशियों के द्वारा घरेलू फर्म का अधिग्रहण, विदेशों से घरेलू अर्थव्यवस्था में सहायक इकाइयों का अंतरण आदि शामिल किया जाता है। जो भी निवेश हो रहा है, आपके जो कई अंतरण भुगतान है, वो सब इसके अंतर्गत आ रहे हैं विदेशी निवेश में। पूंजी खाते के तहत 2 प्रकार का है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है। तो आपके प्रत्यक्ष में FII है और पोर्टफोलियो निवेश, ये दोनों इसमें शामिल हो रहे हैं। तो एक विदेशी निवेश हुआ। सेकंड है इसका जो कंपोनेंट वो है ऋण। ऋण के अंतर्गत उधार लेन देन को सम्मिलित किया जाता है। जो भी आप ले रहे हैं किसी विदेश से या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से ऋण लेते हैं, इसके 2 रूप हैं, विदेशी सहायता तथा व्यावसायिक ऋण, दोनों चीज़ें हो सकती है इसमें। और तीसरा है बैंकिंग पूंजी। बैंकिंग पूंजी मुख्य रूप से विदेशी विनिमय का अधिकृत काम करने वाले वाणिज्य एवं जो सहकारी बैंकों बाह्य वित्तीय परिसंपत्तियों दायित्वों के लेन देनों को सम्मिलित किया जाता है, जो बैंक के माध्यम से पैसा आ रहा है। तो यहाँ 3 इसके घटक हो गए, आपका विदेशी निवेश है, सेकंड ऋण है, और तीसरा बैंकिंग पूंजी। और इस तरीके के फॉर्मेट में आप फ्लो चार्ट बना के भी इस चीज़ को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सरकारी बजट के बारे में निम्नलिखित आंकड़ों से, आपको न्यूमेरिकल है ये, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा व प्राथमिक घाटा ज्ञात कीजिए। आंकड़े दिए हुए हैं। सबसे पहले राजस्व घाटा, देखो 3 घाटे हैं। राजस्व घाटे की जब हम बात करते हैं तो राजस्व जो आपका व्यय और माइनस राजस्व इसकी आपकी प्राप्तियां, अगर व्यय ज़्यादा है प्राप्तियों से तो अपने आप ही स्वाभाविक राजस्व घाटा होगा। तो हम इन 3 की बात करें तो सबसे पहले इसकी मदें हैं उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, ये है 95 लाख अरब। राजस्व व्यय है 100, ब्याज भुगतान है 10, राजस्व प्राप्तियां है 80 और पूंजीगत व्यय है 110, ठीक है। जब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं राजस्व घाटे की, तो केवल राजस्व व्यय
और राजस्व प्राप्तियों की बात करेंगे बस। ओके, तो हम देखें इसे आगे। आपके राजस्व घाटा, तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां। राजस्व व्यय आपके 100 अरब था, राजस्व प्राप्तियां आपके 80 अरब थी। तो आपका घाटा कितना हुआ? व्यय अधिक है आपका, किसकी तुलना में? प्राप्तियों की तुलना में। आय कम है और व्यय ज्यादा है, तो ये हो गया आपका 20 अरब का राजस्व घाटा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राजकोषीय घाटा। तो देखो भाई, राजकोषीय घाटा जो राजस्व, आप इससे भी निकाल सकते हैं, राजस्व घाटे से भी इसको। तो राजकोषीय घाटे के अंदर आपके राजस्व तो शामिल हो ही रहा है, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, इन दोनों की हम बात कर रहे हैं। और राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां उधार के अतिरिक्त, ये ध्यान रखना है, एक एक्स्ट्रा जो चीज है इसमें आपके, अदरवाइज तो ये बिल्कुल बजट घाटे के बराबर होगा। कंप्लीट आपके राजस्व पूंजीगत व्यय और कंप्लीट आपके राजस्व जो आपकी प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों का डिफरेंस देखते हैं तो वो तो बजट घाटा होता है, कंप्लीट देख लिया आपने। लेकिन आपके व्यय तो राजस्व और पूंजीगत दोनों तो व्यय शामिल है, और आपके जो प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां तो शामिल हैं, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियों में आपने उधार के अतिरिक्त जो उधार इसमें शामिल नहीं किया है। बजट घाटे में और राजकोषीय घाटे में यही डिफरेंस है। तो जब आप इनका निकालेंगे तो आपके क्या प्राप्त होगा? राजकोषीय घाटा। और यही हमारी इकोनॉमी को शो करता है कि आपका जीडीपी का कितना % चल रहा है। इसका एक लक्ष्य तय किया जाता है कि हाँ भाई 2.5-3% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि ये अधिक हो रहा है, इसका मतलब आपके आय और व्यय का बैलेंस सही नहीं है, और ये उचित नहीं है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। जब हमने राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय की बात की तो इन दोनों 100 और 100 110 इन दोनों, तो ये राजस्व आपके व्यय, ये और पूंजीगत व्यय। जब हमने राजस्व प्राप्तियों की बात की तो ये 80 अरब था, और पूंजीगत प्राप्तियां उधार के अतिरिक्त, ये भी दिया हुआ है आपको 95 अरब। कंप्लीट जब आपने किया, इनका दोनों जो आपके व्यय उनको जोड़ा और दोनों आपके प्राप्तियों को जोड़ा, तो इनका डिफरेंस आया है 35 अरब, और ये आपके हो गया राजकोषीय घाटा, जो आपको ध्यान रखना है उधार के अतिरिक्त। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राथमिक घाटा, ये पहले भी क्वेश्चन आया था। प्राथमिक घाटा के अंदर आपके राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, जो भी आपने इंटरेस्ट का जो दिया है, किसी से भी जो ऋण ले रखा था, इंटरेस्ट चुका दिया, उसके बाद में जो आ रहा है वो है आपके प्राथमिक घाटा। तो यहाँ पर आपके राजस्व तो आपके 35 अरब और आपका जो ब्याज का जो भुगतान किया है वो 10 अरब, तो 25 अरब आपके आ गया है प्राथमिक घाटा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों घाटे आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधन के घटते प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल के क्या कारण हैं? ध्यान से समझें आप। तो घटते प्रतिफल या ह्रासमान आपके प्रतिफल क्यों मिल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण होता है? तो जब हम घटते प्रतिफल की बात कर रहे हैं या ह्रासमान की बात कर रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण जो है वो है कि आपके साधन की स्थिरता। यदि हम शॉर्ट टर्म में भी बात कर सकते हैं, वो हम उसको यही बोलते हैं कि घटते प्रतिफल, या फिर आपके जो रिटर्न है वो कम क्यों हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये आपके मेन है कि आपका जो रिटर्न है, आपने लेबर लगा रहे हो आप, लेकिन आप उसका लेबर का जितना मिलना चाहिए उतना रिटर्न ही नहीं मिल पा रहा। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि एक स्थिर साधन के साथ जब परिवर्तित साधन की इकाइयों में वृद्धि की जाती है, स्थिर साधन है, आपने जमीन आपकी जैसे भूमि है, स्थिर है, आप मजदूर बढ़ाते जा रहे हो, अब लेकिन जमीन तो स्थिर है ना, और आप मजदूर 1, 2, 3, 4, 10 तक बढ़ा दिए, तो स्थिर साधन है वो अब उतना रिटर्न नहीं दे रहा जो शुरुआत में उसने दिया था। ठीक है, तो एक सीमा के बाद में जो परिवर्तित साधन की तुलना में स्थिर साधन अनुपात कम होने लग गया, जो उनका रेशियो है वो कम होने लग गया। तो इस स्थिति में आपको घटते प्रतिफल मिलेंगे या रिटर्न आपका कम हो जाएगा। और सेकंड इसका ये है कि साधनों के समन्वय में कमी, परिवर्तित साधन का स्थिर साधन के साथ उचित समन्वय नहीं हो पा रहा है। जब भी हम कोई चीज़, अगर हमने दोनों में जो आपका स्थिर भूमि और मजदूर, आपने इनको बैलेंस नहीं रखा, तो आपके रिटर्न क्या होंगे? घटते जाएंगे, और इससे आपके औसत उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता दोनों में कमी आएगी। और अपूर्ण साधन स्थानापन्नता, अधिक श्रम का उपयोग पूंजी की इकाइयों का स्थान पूरी तरीके से नहीं ले सकता। आप केवल लेबर बढ़ाना चाहते हो, आप मशीन नहीं बढ़ा रहे हो, आप कैपिटल पूंजी नहीं बढ़ा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको घटते प्रतिफल मिलेंगे। आपको साथ में आपको कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, नई मशीनरी लेनी पड़ेगी, तभी आपके रिटर्न बढ़ सकते हैं। तो ये इसके मुख्य 3 कारण हैं।
एकाधिकारी प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में औसत संप्राप्ति यानी एआर और एमआर वक्रों में मुख्य अंतर व समानता, दोनों चीजें पूछी है। तो आपको यहाँ 2 पॉइंट्स बनाने हैं, अंतर भी बतानी है और समानता और कर्व भी बनाना है, ठीक है। तो यदि हम पहले बात करें जैसे समानता की, दोनों में से कुछ भी आप पहले कर सकते हैं, अंतर भी बता सकते हैं। तो पहला जो है वो दोनों ही बाजार स्थितियों में जो एमआर व एआर से कम है, ये समानता है। दोनों में ही क्या है, आपका एमआर एआर से कम है। साथ में आप इतना यहाँ और जोड़ सकते हैं, और दोनों का ये ढाल क्या है, ऋणात्मक है। दोनों में ही ढाल इनका ऋणात्मक, दोनों ही बाजारों में जो एआर और एमआर का वक्र का ढाल है वो ऋणात्मक है। तो ये इसकी समानता हो गई। दोनों में क्या है, पहली चीज तो एमआर इज लेस देन एआर और दोनों का ढाल ऋणात्मक है। अब अगर हम अंतर की बात करें कि दोनों वक्रों में अंतर क्या है, दोनों बाजारों में अंतर क्या है, तो एकाधिकारी प्रतियोगिता इसका मतलब है मोनो आपके जिसे हम कह रहे हैं एकाधिकारात्मक बाजार भी कहते हैं, उसकी मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात कर रहा है। एआर व एमआर वक्र एकाधिकार के एआर व एमआर वक्र से अधिक चपटे होते हैं। इसका मतलब है इनका जो कर्व है वो अधिक लोचदार है एकाधिकार की तुलना में। आगे हम इनकी ये दोनों में डिफरेंस है, तो ध्यान से करें। पहले लिख दें यहाँ समानता, फिर लिख दें अंतर। अब अंतर में जब हमने देखा तो जब हम एकाधिकार में हैं ये थोड़े से आपके बेलोचदार है, और ये जो कर्व हैं ये होते हैं लोचदार। और इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ कीमत कौन तय कर रहा है, एकाधिकारी। तो एकाधिकारी अपने अकॉर्डिंग कीमत तय करता है, ये पूरी बाजार पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ एआर एमआर लोचदार होते हैं, थोड़े आपके अधिक चपटे हैं कंपैरेटिवली एकाधिकार। तो ये वक्रों को अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से ध्यान से। आप इनको इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये जैसे ये है एमआर और ये है एआर, और ये अगर मैंने एकाधिकार, यहाँ एकाधिकारी प्रतियोगिता को एकाधिकारात्मक बाजार भी कहते हैं, इसमें बनाऊंगी तो ये एआर थोड़ा आप चपटा बना सकते हो, एआर और एमआर। इनमें सावधानी क्या रखनी है, अगर एआर से आप लंब डालें तो इसके सेंटर से एमआर निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये एकाधिकार के हो गए, ये एकाधिकारात्मक पे ये डिफरेंस है, ये थोड़े चपटे हैं कंपैरेटिवली मोनोपोली। सावधानी से करें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, जो आपका खंड है सेक्शन डी। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जो कॉमर्शियल बैंक है उनकी क्या भूमिका है, जो अंडर डेवलप कंट्री की बात करें या विकासशील देश की बात करें, तो देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। जितना मार्केट में पैसा होगा उतना ही इकोनॉमी डेवलप होगी। तो एक एक पॉइंट की बात करें, सबसे पहले है पूंजी निर्माण में सहायक, कैपिटल फॉर्मेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो विकासशील अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजी की कमी होती है, मेन प्रॉब्लम ही है पैसा, ठीक है। जितना पैसा उतना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में ये बैंक लोगों की छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करके पूंजी का निर्माण करते हैं तथा निवेशकों को उधार देकर देश के विकास में योगदान देते हैं, जिससे लोगों में मितव्ययता की आदत का विकास होता है, ठीक है। मितव्ययता का यहाँ मतलब है बचत। तो लोगों की बचत प्रवृत्ति कैसे बढ़े, इस पे ये काम करते हैं कौन, कॉमर्शियल बैंक, ओके। नेक्स्ट है आपके बैंकिंग आदतों का विकास, कि किस तरीके से लोग बैंकों से जुड़े, अधिकतम लोग बैंकों से जुड़े, उनकी सहायता करें, उनकी सेविंग्स को करें। तो इन आदतों का विकास भी कॉमर्शियल बैंक करते हैं। ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का विस्तार करके लोगों में बैंकिंग आदतों का विस्तार होता है, और इससे देश में साख निर्माण को बल मिलता है, ठीक है। सेकंड इसका कार्य हो गया। थर्ड है पूंजी व साख की व्यवस्था, आपको लोन प्रोवाइड करते हैं हर चीज़ के लिए, और हर चीज़ के लिए जितना लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी डिमांड क्रिएट हो रही है। डिमांड क्रिएट हो रही है इसका मतलब इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, अब इकोनॉमी और बढ़ रही है। तो व्यावसायिक बैंक पूंजी व साख की व्यवस्था करते हैं। ये बैंक निवेशकर्ताओं को ऋण प्रदान करते हैं, जैसे औद्योगिक विकास हेतु नई मशीनों को आयात करना, नई तकनीकी को अपनाना, ये सब आसान हो जाता है। और इसी प्रकार कृषि तथा उद्योगों के विकास में सहायक, और इसमें आपके आरबीआई या आपके सेंट्रल बैंक का भी योगदान होता है कि कॉमर्शियल बैंक को सही ढंग से उनका नियमन, मतलब ध्यान से भाई वो कॉमर्शियल बैंक ठीक चल रहे हैं क्या, उनकी बैंक रेट की बात करें या वो लोग किस कंडीशन में लोन दे रहे हैं, तो उसका भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ कृषि के लिए, उद्योगों के लिए ऋण प्रोवाइड कराते हैं, उद्यमियों को सलाह देकर वित्त प्रदान करके उनके विकास को बढ़ावा देते हैं, उनके विकास को ध्यान में रखकर अपनी निवेश योजनाएं बनाते हैं। कृषि क्षेत्रों के लिए भी ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिससे कृषि को, विकास को बल मिलता है। तो ये इसके
मुख्य काम है और मुद्रा की मांग को पूरा करना। मुद्रा की मांग को साख के विस्तार व संकुचन, कि कितना लोन प्रोवाइड कराना है, ठीक है। और इसी में जो आपके सेंट्रल बैंक का महत्वपूर्ण भूमिका है कि भाई वो ध्यान रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं कॉमर्शियल बैंक पे कि कितना वो साख प्रोवाइड करेंगे। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है तो आपका साख कम होना चाहिए, तो बैंक रेट, रेपो रेट ये थोड़ी बढ़ा दी जाती है। वहीं मंदी की स्थिति आ रही है, मार्केट में पैसा कम है, तो जस्ट अपोजिट आपकी बैंक रेट है, रेपो रेट ये थोड़ी कम कर दी जाती है, जिससे मार्केट में पैसा अच्छे से पहुंचे। तो ये सब भी कंट्रोल कॉमर्शियल बैंक करता है। इसमें कंट्रोलर कौन है? आपके सेंट्रल बैंक। कोषों का उचित वितरण, व्यावसायिक बैंक देश के विभिन्न भागों में छोटी छोटी बचतों को एकत्र करते हैं और उन्हें आर्थिक विकास की अधिक आवश्यकता होती है वहाँ निवेश करते हैं। तो सारे पैसे को कलेक्ट करके कहाँ जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो व्यावसायिक बैंक विकासशील अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण जो भूमिका का निर्वहन करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन की सीमांत दर को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उदाहरण की सहायता से बताना है, आप इसमें कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहली बात, ये MRS है क्या? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY, XY भी हो सकती है, YX भी हो सकती है। X के लिए Y कितना त्याग कर रहे हो तो वो XY है, और Y के लिए X कितना त्याग कर रहे हो तो वो YX है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। वस्तु X की वस्तु Y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS XY, वस्तु Y की वह मात्रा है जिसको वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्यागने को तैयार होता है, जिससे उसकी संतुष्टि का स्तर समान रहे। आपको ये फॉर्मूला लिखना है फिर, MRS XY इक्वल टू डेल Y अपॉन डेल X, माइनस है क्योंकि ये ऋणात्मक ढाल लिए हुए है, और MUX अपॉन MUY। डायग्राम और टेबल भी बनाएंगे साथ में। एग्जाम्पल ले लिए, यहाँ आप दो वस्तु की जगह डेयरी मिल्क और कुछ भी नाम लिख सकते हैं कि आपने कुरकुरे, चिप्स, कुछ भी ले सकते हैं, आइसक्रीम, और ये कर्व भी बनाएंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग। जब आप पहली स्थिति में जब आपके पास एक इकाई X थी तो Y आपकी 12 इकाई है, ठीक है। अब एक इकाई X को बढ़ाने के लिए आप कितना Y का त्याग कर सकते हैं या कर रहे हैं, जिस पे संतुष्टि का स्तर समान है। इन सभी पॉइंट्स पे A, B, C, D पे आपके संतुष्टि का स्तर समान है। तो ये डेल Y, ये जो त्याग रहे हैं एक X के लिए, ये क्या हो गई? इसकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। पहले आपकी इतनी थी, सेकंड के लिए थोड़ी कम हुई, थर्ड के लिए और कम हो गई, तो ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ये MRS से डिनोट कर रहे हैं। आपने शुरू में 4/1 है, फिर 3/1 है, फिर 2/1 है, डेल Y अपॉन डेल X, तो ये लगातार कम हो रही है, ठीक है। तो ये कैसी है? अधिमान वक्र में घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर, और इसी के कारण एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है, ठीक है। तो ये टेबल, ग्राफ और डेफिनेशन तीनों बात करेंगे। और एग्जाम्पल की बात करें तो वस्तु X के जगह आप कोई भी वस्तु ले सकते हैं, कोई भी नाम ले लें। आप यहाँ डेयरी मिल्क लिख लें, वहाँ आप 5 स्टार लिख सकते हैं। नेक्स्ट है संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है जब उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है और कमी होती है। दो कंडीशन दे दी कि आपकी किसी वस्तु की डिमांड कर्व से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आपकी यदि आय बढ़ रही है तो आपके डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा, अगर आय कम हो रही है तो क्या होगा, जबकि अन्य बातें हम समान मान रहे हैं। अब देखो भाई, अगर हम केवल प्राइस की बात करते हैं, केवल प्राइस में चेंज की और उससे जो डिमांड में चेंज हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं मांग का विस्तार और संकुचन। और जब हम आय की बात कर रहे हैं या अन्य बातों की बात कर रहे हैं उनमें चेंज बोलते हैं, तो पूरा डिमांड कर्व ऊपर जा रहा है तो उसे मांग में वृद्धि, और पूरा डिमांड कर्व नीचे आता है तो उसे हम मांग में कमी बोलते हैं। तो यहाँ मांग में वृद्धि और कमी की बात की जा रही है। कब? जब आय बढ़ रही है और आय कम हो रही है। तो जब बाजार में फर्मों की संख्या स्थिर, पूरा मार्केट है, फर्म कांस्टेंट है, तथा उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है, आय बढ़ गई लोगों की, तो क्या होगा? फर्म तो वही थी लेकिन अब डिमांड बढ़ गई है। अब डिमांड बढ़ गई तो पूरा मांग का वक्र क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी और जिससे मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप संतुलन कीमत में वृद्धि होगी तथा संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी। और फर्मों की संख्या पूर्ति स्थिर रहता, उपभोक्ता की आय में कमी हो जाएगी तो पूरा नीचे की तरफ आ जाएगा, और ऐसी स्थिति में आपकी मांग में कमी आ जाएगी। ये आप पहले कर्व देख लें एक बार। हमने सप्लाई को तो कांस्टेंट माना है, प्रारंभिक स्थिति आपकी ये है, आप सामने यहाँ पर हैं, ये ई सामने है, इसमें इतनी वस्तु की मात्रा है और ये आपकी कीमत है, ओके। ये साम्य बिंदु और यहाँ ये मांग वक्र, ये पूर्ति वक्र।
हमने कहा सब चीज़ें स्थिर है और आपकी आय बढ़ जाए पूरी इकोनॉमी की, ठीक है, पूर्ति स्थिर मान रहे हैं अपन। अब आय बढ़ गई तो लोगों की डिमांड बढ़ गई, किसी भी वस्तु के लिए हो सकता है। अब डिमांड बढ़ रही है तो पूरा डिमांड कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट आ गया। ये आय बढ़ने से क्या लिखोगे, मांग वक्र दाईं ओर खिसक गया है। और ऐसी स्थिति में पूर्ति स्थिर थी तो नया साम्य ये आ गया और इस साम्य के कारण कीमत बढ़कर हो गई P1। और आप इसको शॉर्ट टर्म में भी लिख सकते हैं कि जब हम बोल रहे हैं कि इनकम आपकी बढ़ रही है तो डिमांड आपकी बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ी और सप्लाई कांस्टेंट है तो प्राइस भी आपकी बढ़ रही है। आप इस तरीके से भी साथ में बता सकते हैं, ठीक है। और वहीं हम सेकंड पॉइंट डालोगे आप, ये फर्स्ट पॉइंट था आपका। सेकंड पॉइंट में जब आपकी आय कम हो गई, ठीक है, जब इनकम आपकी कम हुई तो पूरी जो इकोनॉमी है उसमें आपका डिमांड लेवल भी कम हो गया और डिमांड कम हो गई तो प्राइस भी आपकी कम हो गई। पूरा करो नीचे बाईं ओर शिफ्ट हुआ। आपके नया साम्य, इसको आप E1 कह दें, इसको आप E2 कह दें। मांग कम हो गई और मांग कम होने से कीमत स्तर भी कम हो गया। ये डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम की थोड़ी आप व्याख्या कर देंगे कि चित्र में एक्स अक्ष में हमने मात्रा ली है, वाई पे हमने कीमत ली है। प्रारंभिक ई संतुलन बिंदु है जहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और जब पहली स्थिति बताई, जब आय बढ़ गई तो उसको फर्स्ट पॉइंट डाल के बता देंगे, जब आय कम हो गई तो उसको सेकंड पॉइंट डाल के बता देंगे, और इस तरीके से इस पूरे को आप एक्सप्लेन करेंगे। ओके, धन्यवाद।